और इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब वकला को खामोश कराने की कोशिश कर रही है। कमाल जज्बा, लेकिन आज 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 मेरी बात सुने। आप सब ने बैठकर ध्यान से बात सुननी है। वादा है आप सबका, बिल्कुल बैठ जाएं सब और बहुत ध्यान से बात सुननी है, बहुत ध्यान से। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा बेटा बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक सेकंड प्लीज, आराम से बात सुनेंगे वरना चीखना पड़ेगा, किसी की बात सुनाई नहीं देगी। मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, तशरीफ रखें प्लीज। मुझे आपके जज्बे की कदर है, लेकिन प्लीज नारे भी लगाएंगे, मिलके जिद्दोजहद भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन पहले ध्यान से बात सुन लें। ये स्टेज के पीछे भी प्लीज मेरे काले कोट वाले बहनों और भाइयों, मेरा फख्र हो आप लोग। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पाकिस्तान बनाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान बचाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान के आईन के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान के कानून के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान की सलामती के जामिन बहनों और भाइयों के पास आई हूं। और मैं आज इस कदर खुश हूं कि जिस जमात का इतना मुतहर्रिक, इतना जज्बा रखने वाला लॉयर्स विंग हो, उस जमात को कभी आंच नहीं आ सकती। और यकीन मानो, मुझे पता नहीं था कि काले कोट वाले मेरे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी बड़ी तादाद काले कोट पहनने वाली बहनों की भी है, वो खड़ी है माशाल्लाह। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के पास आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मोहसिन शाहनवाज रांझा, तलाल चौधरी, अनुषा रहमान जैसे वकला भी मौजूद हैं, दानियाल चौधरी जैसे वकला भी मौजूद हैं। और मेरा आज पहला डायरेक्ट इंटरैक्शन है आपसे।
लेकिन मैं आपको मेरी जान पहचान आपसे तब हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को दफ्तर से निकाला गया और उन पर झूठे मुकदमात कायम हुए, मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो है वो पानी पानी हुए होते थे। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। और अभी मैं जब कन्वेंशन के अंदर आ रही थी तो मैंने एक प्लैक कार्ड देखा जो एक वकील ने उठाया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये मोहब्बत भरा ट्रक हमारी बहन मरियम नवाज के लिए। हमारे पास वो वाले ट्रक नहीं है जो फवाद चौधरी साहब के पास है। हमारे पास सिर्फ वो ट्रक तहरीके इंसाफ के पास है। हमारे पास तो आइन का ट्रक है, कानून का ट्रक है, वकला का ट्रक है, काले कोट वालों का ट्रक है। इस्माइल नो बाद में पाकिस्तान की, मेरे भाइयों, आप सबसे बेहतर ये बातें कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 40 साल पाकिस्तान के अंदर आमरीत रही है। आमरीत क्यों रही है पाकिस्तान में? किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। उसकी वजह है 4 डिक्टेटर्स आए पाकिस्तान में, 10-10 साल उन्होंने धौंस से, धांधली से, जोर से, ताकत से पूरे किए। कभी किसी अदालत ने जुर्रत नहीं की कि किसी डिक्टेटर के आगे खड़ी हो। और सितम ज़रीफ़ी इस बात की, सितम ज़रीफ़ी ये नहीं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे। सितम ज़रीफ़ी इस बात की कि ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। और सितम ज़रीफ़ी ये नहीं कि डिक्टेटर्स के आगे खड़े नहीं हुए, उनके आगे बंद नहीं बांधा। सितम ज़रीफ़ी ये कि उनको वैलिडेशन दी, उनको कहा डट के हुकूमत करे, कभी पीसीओ, कभी एलएफओ। जब निकाला मुंतखब वजीर आजम को निकाला, जब धमकाया मुंतखब वजीर आजम को धमकाया। कल नवाज शरीफ साहब की बात सुनी थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैसेज आया जज का कि ये मेरा काम कर दो वरना अडियाला जेल आपका इंतजार कर रही है। वकला से मैं हाथ उठा, क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? जब क्या आवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया। और जब वो पीसीओ और एलएफओ के नीचे हल्फ ले रहे होते थे, उस वक्त मुंतखब वजीर आजम को हथकड़ियां लगाकर उसके हाथ सीट से बांधकर जहाज में अदालतों में ले जाया जाता था। आपका जोर सिर्फ अवाम के, आपका एक सेकंड बेटा, आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजमों पे चलता है। कभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लक़ब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लक़ब मिला?
तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। डिक्टेटर्स को जब भी निकाला, वुकला ने निकाला, अवाम ने निकाला। और आप सब लोग और आप सबसे और आप सबसे बेहतर कौन जानता है, आप उस जिद्दोजहद में नवाज शरीफ और सियासी क़यादत के साथ शामिल रहे हैं। जब मुशर्रफ डिक्टेटर ने, अब वो अल्लाह ताला के पास चला गया है, तो वो मामला भी अल्लाह ताला के पास चला गया है। जब उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर, बाल खींचकर घसीटा था शाराए दस्तूर के ऊपर, और विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन 60 जजों को घर में भेज दिया। ना सिर्फ घर भेजा बल्कि घरों में कैद कर दिया, घरों में मैसूर कर दिया। तो उस वक्त वो जजेस को छुड़ाने कौन आया था? उस वक्त प्लीज एक मिनट, प्लीज नारेबाजी बाद में, प्लीज बात के अंदर तसलसल नहीं रहेगा तो बात नहीं हो सकेगी। उस वक्त भी अदलिया को एक डिक्टेटर के जुल्म से बचाने के लिए नवाज शरीफ एक अवामी वजीर आजम सामने आया, अवाम का नुमाइंदा सामने आया, और वकला ने साथ दिया और अदलिया बहाल हुई, जजेस बहाल हुए, अदल बहाल हुआ। तो मैं और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जज ने जुर्रत की, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सेठ वकार, उसने पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जज था जिसका नाम तारीख में जिंदा रहेगा, रहती आने वाली नस्लों में जिंदा रहेगा। उसने जुर्रत की और मुशर्रफ को, डिक्टेटर को सजा सुनाई। फिर क्या हुआ? फिर इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे वो अदालत जिसका जज सेठ वकार था, उस अदालत को लपेट दिया गया। उस अदालत को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया। ये 1970 या 60 की बात नहीं करी, अभी चंद साल पहले की मैं बात कर रही हूं। और फिर जब ये, अभी वो भी बात करते हैं, जब ये अभी केस चल रहा था इलेक्शन का अदालत में, तो मैं टीवी देख रही थी, टिकर्स आ रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब जज्बाती हो गए। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब एक मुंतखब वजीर आजम को, करोड़ों अवाम के मुंतखब वजीर आजम को एक एक्सपायर्ड इकामा रखने पर उसको दफ्तर से निकाल दिया जाता है। आपको उस वक्त भी जज्बाती होना चाहिए था जब बाप का साथ देने पर, असूल का साथ देने पर, पाकिस्तान के आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए स्टैंड लेने पर लोगों की बहू बेटियों को उठाकर सजाए मौत की चक्कियों में फेंका जाता था। आपको तब भी जज्बाती होना चाहिए था जब राना सनाउल्लाह पर मंशियात का शर्मनाक केस बना, और ना सिर्फ केस बना, बल्कि जब इनका
जमानत का केस था, जज सुन रहा था, जज उठ के अंदर गया, व्हाट्सएप पे कोई फैसला आया, वापस आए तो जज ही बदल गया। और जब पूरी मुस्लिम लीग नून को चुन चुन के, ये तलाल चौधरी आपके सामने यहां बैठा है, चुन चुन कर सच बात करने पर, हक बात करने पर, जमहूरियत की बात करने पर, आइन और कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया, या फिर उनको उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती की गई, कहा गया तहरीके इंसाफ ज्वाइन करो या फिर पार्टी का टिकट छोड़ दो। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था जब 2018 में पूरी दुनिया के सामने आरटीएस बिठा के आवाम की जो राय थी उस पे शब खून मारा गया, नवाज शरीफ का जीता हुआ इलेक्शन इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया। तब आप जज्बाती नहीं हुए? तब आप जज्बाती नहीं हुए जब मैं जेल में थी, मैं अपनी बात आपको बताती हूं, मैं 5 महीने अडयाला में बेगुनाह कैद रही और 5 महीने में नैब में आई वॉज द फर्स्ट एवर वुमन टू बी नैब्स गेस्ट। और आप जानते हो कि मेरे पे वो मुकदमा जिसमें मुझे 60 दिन नैब में 57 डेज रखा, उसके बाद 3-4 महीने मुझे कोट लखपत जेल में रखा, आप जानते हो वो रेफरेंस आज तक फाइल नहीं हुआ। उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए? उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए जब आपके ब्रदर जजेस के ऊपर, वो जज जिनको आइन और कानून पर चलने की पादाश में उनकी फैमिलीज को सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रही हूं मैं ना उनको जानती हूं ना उनकी वाइफ को जानती हूं, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि क्योंकि वो एक हक और कानून पर चलने वाला जज था, कानून पे आइन पे चलने वाला जज था, वो इनके रास्ते की रुकावट था, वो इमरान खान के रास्ते की रुकावट था। मैं ये आज हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद ऑपोजिशन की गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की थी। बात यह कि आप क्वालिटी ऑफ जजेस देख लें, यहीं से आपको पूरा मुकदमा समझ आ जाएगा। जो 3-4 जजेस इमरान खान के साथ खड़े और वो बाकी अक्सरियत जो आइन के साथ और कानून के साथ खड़ी, आप उनकी क्वालिटी देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा हक पे कौन है और गलत बात कौन कर रहा है। और फिर अभी सहूलतकारी की बात करते हैं, और फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जिन्होंने जनरल फैज के हाथों यरगमाल बनने से साफ इनकार कर दिया। वो शॉर्ट चीफ जस्टिस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन शाबाश है कानून के ऐसे मुहाफिज के ऊपर जिसने उस वक्त के DGISI को के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। उसने कहा नाइंसाफी नहीं करूंगा। वो रिटायर हो गए और अभी तक उनका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लटका हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था। और चीफ जज, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने ताना दिया जब पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर आइन और कानून की बात कर रहे थे, तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे, वो जेल में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है।
मैं चीफ जस्टिस से ये कहना चाहती हूं कि आप जानते हैं, आप समझते हैं इस बात को कि किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी नजरिए के लिए, किसी असूल के लिए जेल जाना कितने बड़े फख्र की बात है। मैं 2 दफा सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आई हूं, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मैं नहीं पछताई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक असूल है, मेरा एक नजरिया है, मेरा एक कॉज है, मेरा एक मिशन है उसके लिए। और हक का रास्ता मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जिनके कोई असूल नहीं होते, जिनके कोई नजरिए नहीं होते, जिनका कोई असूली मुवक्कफ नहीं होता, जिनका कोई मिशन नहीं होता, जिनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता, वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। और आप ये देखें कि आपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं, जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह पर निकलते हैं। वो जैसे और आप यकीन करो कि मैं एक सियासतदान हूं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि मैं एक ऐसा गीदड़ जो अपने आप को लीडर कहता है, जब वो निकलता है घर से तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतरकर मुंह पे काला डब्बा पहन लेता है। मेरे बच्चे कार्टून्स देखते थे, वो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स वाला। और ये सही कहा कि वो आप मोटरसाइकिल्स पे देखते हैं ना उन मेहनती लोगों को जो अपनी रोजी कमाते हैं, वो पिज्जा डिलीवरी वाले, वो जो पिंक कलर का डब्बा होता है, ये काले रंग का डब्बा अपने मुंह पे पहन लेता है। और चीफ जस्टिस साहब आपको ये भी कहना चाहिए था कि जो जेलें भुगत के आए हैं उन्होंने झूठे मुकदमे भी भुगते और आपकी नाक के नीचे भुगते, और ये जानते हुए भी कि मुकदमे झूठे हैं, मुकदमे सियासी हैं, मुकदमे जो है वो इंतकाम पर मबनी है, क्योंकि सियासत में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, हमेशा फाउल प्ले करते हैं। हमने वो जानते हुए भी वो मुकदमे भुगते। हमारी 200 से जायद पेशियां हैं, 150 से जायद पेशियां तो मैंने अपने बाप का हाथ पकड़कर मैं पेश हुई हूं अदालतों में। और कौन सी अदालत है जिसमें मुस्लिम लीग नून नहीं रुलती रही, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हों, चाहे वो नैब कोर्ट्स हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हों। दुनिया की कोई अदालत नहीं है जिसमें मुस्लिम लीग नून को चक्कर आपने नहीं लगवाए, फिर भी गलत सजाएं भी काटी, लेकिन कानून के सामने पेश होकर एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। ये वही करते हैं, आपसे सब बेहतर जानते हैं आप लोग, ये वही करते हैं जिनका दामन साफ होता है। जिनका दामन साफ नहीं होता ना, वो कहते हैं, कल मैं देख रही थी नैब ने जब बुलाया पिंकी पीरनी को, तो उन्होंने आगे से कहा कि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? सरीना ईसा साहिबा कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? जब बात आती है, जब ये साइफर का ड्रामा किया इसने झूठा, तो वो देखा ऑडियो में, वो पीरनी साहिबा कह रही हैं कि अरसलान बेटा सबको गद्दारी में छुपा दो और गद्दारी से लिंक कर दो। और बात यह कि जब हीरे की अंगूठियां 5-5 कैरेट की अंगूठियों का हिसाब मांगो, जब तोशाखाना की चोरियों और डाकुओं का हिसाब मांगो, तो वो खातूने खाना बन जाती है। मैंने तो नहीं कहा
मैंने तो नहीं कहा कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं। जब आप पे कोई झूठा इल्जाम लगता है, आपका पहला इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन ये होता है कि कर लो मेरा हिसाब, कर लो मेरी अगली पिछली नस्लों का हिसाब। हमें कहा जाता था कि अगर जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते? तो हमने तो तलाशी दी, 5 साल 6 साल तलाशियां देते आए, निकला फिर भी एक इकामा। अब ये जरा बात उधर भी अप्लाई करो ना, जो जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसकी वजह है क्योंकि वहां पर इकामा का केस नहीं है, वहां बेटे से तनख्वाह ला लेने का केस नहीं है, वहां बाप के साथ खड़े होकर स्टांस लेने का केस नहीं है, वहां सारे केसेस असल है। टेरियन वाइट जो बच्ची अपनी है उसको डिक्लेयर नहीं किया, पूरी कौम से झूठ बोला और बार बार इलेक्शंस लड़े, वो फॉर्म्स फिल किए और उस औलाद को डिक्लेयर नहीं किया, कौम से बेढिठाई से झूठ बोला और कई साल से बोलता आ रहा है। और आज उसको पता है कि कोर्ट में पेश हो गया तो ना निगल सकता है ना उगल सकता है। तुम्हारी जाती जिंदगी से मुझे कोई सरोकार नहीं, तुम अपनी जाती जिंदगी में जो भी करते हो मैं उस पर बात नहीं करती, लेकिन ये झूठ तुमने जाती जिंदगी में नहीं बोला, ये झूठ तुमने कौम से बोला है। इसका तो हिसाब होगा। अगर एक वजीर आजम को इकामा पे निकाला जा सकता है तो दूसरे वजीर आजम को या अगले जो एस्पिरेंट है उसको इतना बड़ा झूठ कौम से बोलने पर निकाला नहीं जाएगा। और फिर तोशा खाना का केस, लोगों को बाकी सब ने 75 साल में तोशा खाना के तोहफे कानून के मुताबिक खरीदे। ये पहला वजीर आजम है जिसने, ना सिर्फ उसने बल्कि उसकी घरवाली ने भी तोशा खाना के तोहफे जो है वो चोरी किए। और ना सिर्फ एक मिनट ना सिर्फ तोशा खाना के तोहफे चोरी किए बल्कि सऊदी अरबिया ने जो खाना काबा वाली घड़ी दी थी उसको जाके दुबई में बेच दिया और उसका पैसा प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रखकर फरागोगी पाकिस्तान लेकर आई। वो पैसा कहां गया कोई नहीं जानता। और उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस पे आ जाओ। आप सब जानते हो ईसीपी ने जो फैसला दिया उसका हर जो सफा है वो एविडेंस से, इररिफ्यूटेबल एविडेंस से भरा पड़ा है। तो अब पता चला है कि ये चारपाई के नीचे से क्यों नहीं निकलता। वरना अगर झूठे मुकदमे थे तो 2 दिन की बात है। ये तो अभी सहूलतकार अदलिया में बैठे हुए हैं, अगर झूठे मुकदमे थे ना तो ये अदलिया 2 दिन में उड़ा के रख देती, कहती झूठे मुकदमे जाओ इमरान खान साहब आप बरी हो। बात यह है कि तुम भी जानते हो कि तुमने जुर्म किया है और तुम्हारे सहूलतकार भी जानते हैं कि तुमने जुर्म किया है। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। और एक नया हमने तरीका देखा, चुटकी बजाओ और जमानत लो। एक ही झटके में 12 केसेस में जमानतें। और मुझे वो वक्त याद है कि 4 महीने की जेल के बाद, 6 महीने की जेल के बाद, साल की जेल के बाद, 2 साल की जेल के बाद हमारा बेंच बनता था और उम्मीद जागती थी कि शायद आज बेल मिल जाए। और रात को खबर जेल के सेल में ये मिलती थी कि बेंच टूट गया 3 हफ्ते के लिए। और आप देखो कि अल्लाह ताला का कितना फजल है। मैं हमेशा वो शेर पढ़ती हूँ, जिस हद से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं जब और देखें मुझे फख्र है नवाज शरीफ पर, मुझे फख्र है अपनी मुस्लिम लीग नून पर। ये राना सनाउल्लाह यहाँ पर खड़े हैं, झूठा केस काट के आए हैं। एक मिनट राना सनाउल्लाह साहब को कहा गया कि इनकी वाइफ ने शायद इनको पूछा कि इतना गर्मी का मौसम है तो आपने मौजे क्यों पहने हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि वो जमीन पे सुलाते हैं, वो चूंटियां इतनी होती हैं, वो कभी कान में चली जाती हैं, कभी जिस्म पे काट लेती हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि 2 साल की जेल के बाद, 6 माह की जेल के बाद, झूठे मुकदमों में इंतकाम भुगतने के बाद, सियासी इंतकाम भुगतने के बाद जब बाहर आते थे तो हंसते हुए बाहर आते थे। ये इनको 2 घंटे में जमानतें मिल रही हैं, लेकिन एक दूसरे के गले लग के रो रहे हैं।
टीवी प्रोग्राम्स पे रो रहे हैं। तुम तो और एक मिनट और आप ये देखो कि वैसे जब ऑपोजिशन पे या हुकूमत पे अटैक्स करने होते हैं तब इनकी आवाज सुना करो, जब कोर्ट में पेश होना है तो व्हीलचेयर से नीचे उतरते। और मैं 5 साल बीमार रही, 5 साल, मगर मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे प्लीज जेल से बाहर निकालो या मुझे जमानत दो। ये आजम तारड़ साहब गवाह हैं, ये आपको गवाही देंगे जब इन्होंने कहा कि खातून के साथ आपको खातून होने के नाते जो एज है जो आपको कानून देता है, आपको उस बेस पे जो है वो जमानत मिल सकती है। सामने बैठे हैं, मैंने इनको कहा कि कभी नहीं, मुझे आपने कभी खातून कार्ड खेलना मेरे लिए। और आज भी मुझे डराते हैं कि तुम सीधी बात करती हो, वो हजम नहीं होती लोगों को, तो तुम्हारे पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो मैं कहती हूं कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। और बस और मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं तो तब नाअहल हो गई थी जब मैंने अभी कभी किसी लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और 5 साल में नाअहल रही, 6 साल में नाअहल रही। तो नाअहली से उसको डराते हो जो 6 साल झूठी नाअहली भुगत के आई है, जेल काट के आई है। नाअहली से मत डराओ हमें, तुम्हें शायद ना वो मुंह पे काला डब्बा डाल के घूमने वाले बुज़दिलों की आदत हो गई है। और फिर जब कोर्ट बुलाती है तो कौन सा बहाना है जो ये जमात नहीं करती। कोई ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, कोई हॉस्पिटल के बेड पे जाके लेट जाता है, कोई टांग पे प्लास्टर लगा लेता है, और कोई एम्बुलेंस में बैठ के हू करता हुआ आता है। मैं तो हैरान हूं। और याद करो वो दिन जब नवाज शरीफ साहब को जेल में हार्ट अटैक हुआ था, नैब की कस्टडी में उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप किए थे। किसी ने पब्लिक में कभी उसको रोते हुए देखा? उनकी जान लेने की कोशिश की गई। आपको अभी भी वो जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो है ना, वो जो कह रहा था मरियम को ठोको, जो और तहरीके इंसाफ के वकील ख्वाजा तारिक रहीम को कह रहा है कि जब मरियम के खिलाफ कोई धमाका करो तो मुझे पहले बता देना। जो रिटायर होके ये कर रहे हैं, सोचो जब वो अपनी कुर्सियों पे बैठे होंगे तो वो क्या कर रहे होंगे। हम तो वो वाला इंतकाम और वो वाला भुगत कर आए हैं, जुल्म बुग़्ज़ भुगत के आए हैं, हसद भुगत के आए हैं, और आज भी डरे नहीं, वही हक की बात कर रहे हैं। लगानी है कंटेम्प्ट तो लगा दो। कभी इमरान खान का जब केस आया, वो जब सुप्रीम कोर्ट से 5-0 का केस जब था आइन तोड़ने का, तो कहा गया कि इमरान ने आइन तोड़ा। एक सेकंड जी प्लीज। कहा गया इमरान ने आइन तोड़ा है, पीटीआई ने आइन तोड़ा है, हुकूमत ने आइन तोड़ा है तब की। उस वक्त उस फैसले के बाद पीटीआई ने बतौर जमात वो 5 मेंबर्स का जो बेंच था ना, उसकी तस्वीर अपनी जो गाड़ियों पर लगाकर उन पर जूते बरसाए थे। आज उसको आइन का भाषण याद आ गया, जिसने पाकिस्तान के आइन को कभी कुछ समझा ही नहीं, पाकिस्तान के कानून को, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उसने कभी पाकिस्तान के आइन और कानून को, लोगों को भाषण देता है कि ताकतवर के लिए कानून और है और जो छोटा आदमी है बेचारा गरीब आदमी उसके लिए कानून और है। तो छोटा आदमी गरीब आदमी तो फांसी चढ़ जाता है। आज पता चला है कि ताकतवर सिसिलियन माफिया क्या होता है। पूरी हुकूमत, पूरी जो स्टेट है, पूरी जो निज़ाम अदल है, वो उस कोशिश कर रही है कि वो कोर्ट में पेश हो जाए, वो कोर्ट में पेश होके नहीं देता। और फिर जब जाता है तो जत्थे लेकर जाता है। वो जो जंगला गाड़ी बनवा ली है ना, उसके जंगले के ऊपर लोग खड़े होते हैं जिन्होंने क्लाशनिकोव पकड़ी होती है, उस तरह वो कोर्ट में जाता है।
मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या वो पीपल्स पार्टी हो या JUIF हो या कोई भी जमात हो, मुझे बताएं जत्थे किस जमात के पास नहीं है? कौन जत्थे लेकर अदालतों पे नहीं जा सकता? सब जा सकते हैं, लेकिन आप यकीन करो जिस तरह ये ईवल नेक्सस सोचता है, हम तो सोच ही नहीं सकते। हम तो हमेशा आइन की बात करते रह जाते हैं, कानून की बात करते रह जाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस साहब यही प्रेसिडेंट सेट होना है कि जज ज़ेबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आपकी तस्वीर पे इसने जूते बरसाए, अगर यही प्रेसिडेंट सेट होना है तो फिर आने वाले वक्तों में इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर कोई यही करेगा फिर। मतलब आप इस रिवायत को फरोग दे रहे हैं कि जत्थे लेके अदालत पे हमला आवर हो जाओ, हथियार लेकर अदालत पे हमला आवर हो जाओ, दहशतगर्द लेकर अदालत पे हमला आवर हो जाओ, पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंको, उनके सर तोड़ो, आइन तोड़ो, कानून तोड़ो, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि आप जत्थे लेकर आ गए। आप लोग आइन और कानून के रखवाले, मुझे बताएं ये रिवायत किसी भी तरह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है? और आइन शिकनी से याद आया, आइन शिकनी से मुझे याद आया कि 5-0 से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि इमरान खान और उसकी जमात ने आइन तोड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आइन तोड़ना इतना छोटा जुर्म था आपकी नज़र में चीफ जस्टिस साहब कि आइन तोड़ने वालों को आपने खुली छुट्टी दी कि हाँ आपने आइन तोड़ा है, फैसला आपके खिलाफ आया है लेकिन आप स्कॉट फ्री है, जाओ आपको कुछ नहीं कहा जाएगा? क्या आइन तोड़ना इतना ही छोटा जुर्म है? और मैं ये पूछती हूँ कि जब आप लोग वकलाओ, आप बेहतर जानते हो कि जब एक कोर्ट के अंदर केस आता है कत्ल का, कत्ल एस्टैब्लिश हो जाता है, कातिल कोर्ट में खड़ा होता है या अदालत की रसाई में होता है, अदालत कहती है कत्ल हुआ है, फलां जगह हुआ है, फलां वक्त हुआ है और इसने किया है, और उसके बाद अदालत उस कातिल को छोड़ दे, तो क्या कहेगा ऐसे निज़ाम अदल पे इंसान? और वहां से उसको शय मिली, उसको पता चल गया मैं कुछ भी कहूं मेरे 2-3 सहूलतकार जो है वो मुझे बचा लेंगे। और आप देखो लॉन्ग मार्च जब हुआ, लॉन्ग मार्च में इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि शारा दस्तूर पर इमरान लॉन्ग मार्च लेकर नहीं आएगा। वो आया, उसने डिफाई किया, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया हो सकता है इमरान को इतला ना मिली हो। पूरी दुनिया पिछले दिन टीवी पे देख रही थी कि वो पूरी दुनिया के सामने ट्रक पे चढ़ के कह रहा था कि हाँ चीफ जस्टिस साहब ने इजाजत दे दी, हम जा सकते हैं शारा दस्तूर पर। झूठ बोल रहा था। और अगले दिन आपने अदालत में कहा कि हो सकता है उसको इतला ना मिली हो। और उसके बाद जब वो आए, उनका लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, उसका गुस्सा उन्होंने इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट्स पे निकाला, इस्लामाबाद की मेट्रो पे निकाला, वहां आगे लगा दी। जब ये वीडियोस सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई तो अता बंदयाल साहब ने फरमाया हो सकता है आंसू गैस की वजह से ग्रीन बेल्ट्स में आग लग गई हो। लोग दम बखूद रह गए, दांतों में लोगों ने उंगलियां दबा ली। कभी किसी ने ये देखा नहीं, कभी किसी ने ये सुना नहीं। आपने खुद उस आइन तोड़ने वाले दहशतगर्द को आपने हौसला बढ़ाया, उसको तकवीयत दी, और आज वो पूरे मुल्क में फितना और इंतशार पैदा कर रहा है। अगर आपने तब इस फितना और इंतशार और फॉरेन फंडेड फितने का रास्ता रोका होता तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता, पाकिस्तान में ये सब कुछ ना हो रहा होता। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि मुकदमात असली हैं तो कहीं लाडले को सजा ना हो जाए, कहीं फॉरेन फंडिंग पे सजा ना हो जाए, कहीं तोशा खाना की उस पे सजा ना हो जाए, चोरी पे, कहीं टिरियन खान वाले मुकदमे में सजा ना हो जाए। बात सिर्फ इतनी है कि क्योंकि इमरान ने और सहूलतकारों ने एक टाइमलाइन रखी हुई है कि क्योंकि सितंबर में नया चीफ जस्टिस आना है, उससे पहले जो सहूलतकारी करनी है कर लो। तो ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है, पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। और आप किस शख्स को वापस लाना चाहते हैं? मैं पूछना चाहती हूं। जो शख्स 4 साल जब उसको इक्तदार मिला, उसके दिन रात उसका टोटल विजन ये था, दिन रात उसके इसी बात पे सोचते सोचते गुजरते थे, किसी का पंखा कब उतारना है, किसी का बिजली का बल्ब कब उतारना है, किसी का एसी कब बंद करना है। वो इंतकाम में अंधा शख्स
दिमागी तौर पे मजूर शख्स, कम ज़र्फ आदमी, जिसने, आज आप कहते हो महंगाई है, आटे की लाइनें लगी हुई हैं, आटे के लिए लाइनें नहीं लगी हुई, फ्री आटा लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। और आप ये देखो, शहबाज शरीफ, मैं ऑनेस्टली मेरे दिल में एक, मुझे फख्र होता है शहबाज शरीफ के ऊपर, इन हालात में जब फाइनेंशियल क्रंच है, IMF जो है वो आपके सर पे सवार है, ऐसी हालत में भी शहबाज शरीफ ने 10 करोड़ आवाम को फ्री आटा देने का तहैया किया। और आपने कहा आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, तो मैंने कहा आटे के लिए लाइनें छोटी हैं, इंसाफ लेने वालों के लिए लंबी लाइनें लगी, वहां भी तवज्जो करें जरा। और मैं खुद, मुझे पता है बसों में लोग क्या बात कर रहे हैं, जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आटे के बैग्स रख के, फ्री आटे के बैग्स रख के जब वो घर जाते हैं तो वो क्या बात करते हैं, वो हाथ उठा के शहबाज शरीफ को दुआ देते हैं। नहीं, और आप किसको लाना चाहते हैं, जिसने 4 साल अपनी नाअहली, नालायकी और इंतकाम ज़दा सोच से पाकिस्तान की मईशत तबाह की, पूरी दुनिया के मुल्कों से पाकिस्तान को लड़ा दिया, IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, जिसने KPK में तो सत्यानाश किया ही किया। 10 साल से KPK में कोई नया हॉस्पिटल, कोई नई सड़क नहीं बनी, अगर बनी तो उन लोगों की तकदीर बनी जो PTI के मिनिस्टर्स थे KPK के अंदर। होशरुबा दास्ताने करप्शन के स्कैंडल्स की, मालम जब्बा, BRT, वो बिलियन ट्री सुनामी जो आज तक किसी ने देखी नहीं, और वहां पर गजब खुदा का कि वहां एहतसाब के सारे जो इदारे थे उनको ताला लगा दिया 5 साल। वहां तो बेड़ा गर्क किया। पंजाब में भी 3 का गैंग, वो फराग होगी, पिंकी पीरनी और बुजदार को मुसल्लत कर दिया पंजाब के 12 करोड़ अवाम के ऊपर। मैं तो कहती हूँ, और वो क्या करते रहे, नवाज शरीफ CPEC बनाता रहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो GPEC, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते रहे। और वो पंजाब के अंदर तबादलों के, अपॉइंटमेंट्स के करोड़ों रुपए ईंटती रही, और आज वो घरेलू खातून है। वो पूरा नेक्सस था, लाहौर से पैसा चलता था, बनी गाला जाता था, कहाँ जाता था किसी को पता नहीं। और आज सवाल पूछो तो मैं घरेलू खातून हूँ जी, मैंने कभी कहा मैं घरेलू खातून हूँ? हीरो और प्लॉटों का पूछो तो घरेलू खातून बन जाती है। और फिर 2017-18 में साकिब निसार, जनरल फैज हमीद, सबसे बड़ा मुजरिम जानते हो कौन है? सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो आज मुंह छुपा के घर में बैठा हुआ है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जिसने नवाज शरीफ को, जिसने इमरान खान को कहा, जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च और लॉकडाउन जो है वो नाकाम हुआ, इमरान को कहता है बाहर क्या दरबदर की ठोकरें खाते हो, मेरे पास एप्लीकेशन लाओ। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसने एक इकामा पर नवाज शरीफ को निकाला। तुम चुप करके बैठ जाओगे आसिफ खोसा, इसका यह मतलब नहीं कि कौम को तुम्हारे जराइम का पता नहीं है। और जो किरदार 2017 और 18 में साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज हमीद ने अंजाम दिया, आज वही सहूलतकारी इस बेंच ने अपने जिम्मे ले ली है। और अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। जो आपके ब्रदर जजेस जो फैसला नहीं मान रहे बल्कि उस पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं 1 मैन शो नामंजूर, आपके ऑफिस का और आपकी ताकत का, आपकी कुर्सी का जो गलत इस्तेमाल है वो नामंजूर। वो ये कह रहे हैं कि अक्सरियत का ये फैसला नहीं है, अक़लियत का फैसला है। जो फैसला आपके ब्रदर जज नहीं मान रहे, वो कौम को कहा जा रहा है वो फैसला मानो। और ये वो फैसला जो है, मैं ये बता दूं, और फिर आपने जब वो बात उठाई गई तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मैंने बेंच से किसी को बाहर नहीं रखा। जो बेंच में जजेस शामिल थे उन्होंने जब इतराज़ उठाए, ये ज़रा बहुत ध्यान से सुनने की बात है, तो उन्होंने फैसला जो है इतराज़ उठाया, लेकिन उन्होंने बेंच में शामिल या ना शामिल करने का फैसला मुझ पे छोड़ दिया। जब उन जजेस ने फैसला आप पे छोड़ दिया तो आपने क्या फैसला किया?
आपने चुन चुन कर वो जजेस जिन्होंने फैसले पे इतराज़ किया था या जिन्होंने बेंच इतराज़ किया था कानूनी नुकात के ऊपर, उनको आपने बेंच से बाहर बिठा दिया और वही हम नवार हम ख्याल जजेस को अपने बेंच में डाल लिया। ये फैसला किया आपने। जजेस ने जब आप पे फैसला छोड़ा तो आपने ये फैसला किया। और आप देखो हर बेंच में वही जज शामिल। वो जज 2017-18 में नवाज शरीफ का मॉनिटरिंग जज था। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब वो नवाज शरीफ साहब के और मेरे मुकदमात पे हमारे सर पे मॉनिटरिंग बेंच बना के वो जज बन के बैठे हुए थे। और आपको पता है कि दूसरे जो जज हैं उन पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, संगीन इल्जामात। और एक जज पे करप्शन के संगीन इल्जामात हैं जिनका आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस पड़ा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरे जज पर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, क्या नाम है उसका, वो ट्विन टावर, उसमें हैंकी पैंकी के संगीन इल्जामात हैं। नस्ला टावर तो आपने गिरा दिया क्योंकि वो बेचारे गरीब लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का टावर था। 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो टावर है वो आज भी खड़ा है। ये आप ये देख ले, फिर हर बेंच में वही जज। और फिर ये जो बात है ना, ये इस फैसले से शुरू नहीं होती। अगर ये बात होगी तो उस फैसले से होगी जिसमें आपने आइन को रीराइट किया। आप आइन के मुहाफिजों में से हैं। आपको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया है। और आपने क्या किया? आपने इमरान खान को 25 अरकान देने के लिए आपने आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया, वायलेट कर दिया। और वो 25 अरकान जो है इमरान खान को दिए, उसको पंजाब की हुकूमत प्लेटर में रख के दी कि लो बेटा तोड़ दो। क्योंकि वो एक टाइमलाइन बनाई हुई है ना कि तब तक इंतखाबात होने जब तक ऊपर सहूलतकार बैठे, और कहा तोड़ दो। वो पहला पाकिस्तान का आज कल ये केस है जिसमें जो चीफ मिनिस्टर था चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने कहा कि मैं तो असेंबली तोड़ना ही नहीं चाहता था। वो देखता रह गया और इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी। उसको प्लेट में रख के असेंबली दी गई कि लो बेटा तोड़ो, का लो बेटा तोड़ो इसको। और उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में यही दो मेंबर बेंच, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब, केस उनके पास कोई और है। डोगर की ट्रांसफर का केस है, पंजाब में सीसीपीओ जो है उसकी ट्रांसफर का केस है। और अचानक ख्याल आता है कि चीफ जस्टिस को नोट लिख के भेजते हैं कि इलेक्शन पे सुओ मोटो लिया जाए। इलेक्शन में कोई पार्टी नहीं गई उनके सामने, कोई दरखास्त नहीं, कोई पिटिशन नहीं, और कहा कि इलेक्शन में सुओ मोटो ले ले। और चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ले लिया, सुओ मोटो ले लिया। उसके बाद जब उस नाइंसाफी पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि 4-3 के फैसले को 3-2 का बनाया गया, तो फिर जबरदस्ती वो फैसला दिया गया। और इलेक्शन कमीशन का भी रोल आपने ले लिया, डिफेंस मिनिस्ट्री का भी रोल आपने ले लिया, हुकूमत का रोल भी आपने ले लिया, पार्लियामेंट का रोल भी आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टर का रोल भी आपने ले लिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल भी आपने ले लिया। तो अगर आपने सियासत करनी है तो फिर पार्लियामेंट जो है वो कानूनी फैसले पार्लियामेंट कर लेती है। और फिर आपने कहा कि सियासी जमातें आपस में मशावरत कर लें। भाई सियासी जमातें तो कर लेंगी मशावरत, सियासी जमातें आप भी जरा अपने ब्रदर जजेस के साथ बैठकर मशावरत कर लें। आप कुछ कह रहे हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, 3 मेंबर बेंच कुछ कह रहा है, बाकी लोग कुछ कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के खिदमत में मैं चीफ जस्टिस के अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर सियासी जमातें आपस में उनके डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ आरा होती हैं, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह है कि वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट से आते हैं, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, उनमें बिकरिंग होती है क्योंकि उनके नज़रियात मुख्तलिफ होते हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से, उनके एजेंडाज मुख्तलिफ होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ होती है, इसलिए उनके अंदर बिकरिंग होती है। लेकिन आपकी तो आइडियोलॉजी फ़र्क नहीं है, आपकी तो सोच फ़र्क नहीं है, आपने तो कानून और आइन पर फैसले करने, उसमें तो कॉमा और फुल स्टॉप की भी गुंजाइश नहीं है।
तो आपके अंदर कंसेंसस क्यों नहीं हो रहा? कंसेंसस इसलिए नहीं हो रहा कि ब्लेटेंटली एक शख्स को कौम पे फिर मुसल्लत करने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने वकला भाइयों के सामने, बहनों के सामने ये बात करना चाहती हूँ कि ये 2018 नहीं है। हो गया जो होना था, जो जुल्म होना था मुल्क के साथ, कौम के साथ, मईशत के साथ, वो हो गया। और एक मिनट और जो आइन का इतलाक पंजाब पे होता है, उसी आइन का इतलाक खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस में क्यों नहीं होता? क्या समझे कौम कि सारा झगड़ा ही पंजाब का है? और जिन इलेक्शंस की आप बातें कर रहे हैं, और जो इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है ना, और जो इलेक्शन जो है वो इसलिए मांग रहा है सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से, मैं आपको ये लिख के देती हूं कि इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं मानेगा। ये इन्हीं इलेक्शंस को लेकर बैठा रहेगा अगले 5 साल भी। फिर कहेगा मुझे मोहसिन नकवी ने हरा दिया, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने हरा दिया, मुझे नवाज शरीफ ने हरा दिया, मुझे मरियम नवाज ने हरा दिया, मुझे राना सनाउल्लाह ने हरा दिया, मुझे शहबाज शरीफ ने हरा दिया। फिर यही कहेगा कि इसलिए कि ऊपर शहबाज शरीफ बैठा था फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसलिए पंजाब में और केपीके में मैं हार गया हूं। ये आज जो इलेक्शन कर रहे हैं, ये 5, 6, 8 महीने के बाद आप देखना, ये इन्हीं इलेक्शंस को रो रहा होगा बैठ के। और एक और बात देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मुद्दई कौन था? मुकदमा किसका था? मुकदमा इमरान खान और तहरीके इंसाफ का तो था ही, पीडीएम में शामिल 11 जमातों का भी मुकदमा था। पीडीएम में शामिल जमातों को नहीं सुना गया, वकला को नहीं सुना गया, बार काउंसिल्स को नहीं सुना गया, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। बात अगर सुनी तो सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ की बात सुनी। बात अगर सुनी तो असद उमर की सुनी, जिस पे आज वो मईशत पे या इकोनॉमी पे या जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस असद उमर से तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, उस असद उमर को, उस फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उठा के बाहर फेंक दिया था। उसको कह के उसको, और ये फिक्स मैच था। असद उमर वहां बैठे थे, उनको कहा गया असद उमर साहब आप आए। भाई आप असद उमर की बात उसकी पार्टी नहीं मानती। वो जब असद उमर की बात अगर उसकी पार्टी मानती होती तो वो जब फाइनेंस मिनिस्टर था उसको निकाला क्यों था? इतना नालायक फाइनेंस मिनिस्टर था कि वो बदल दिया। वो तो खैर और भी बड़े बदले। आप उस शख्स को बुला के उसकी बात सुन रहे हैं जिसकी अपनी जो इकोनॉमी में बात उसकी पार्टी नहीं मानती। तो आपने जब किसी को सुना ही नहीं तो हम क्या गिला करें आपसे, क्या गिला करें? और फुल कोर्ट की डिमांड कोई नाजायज डिमांड तो नहीं थी पूरी कौम की। और मेरी बात सुने, फुल कोर्ट अगर आप हों, मैं हूं, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो रही हो, तो आपकी बात पे या बेंच के फैसले पर हमें यकीन नहीं है, तो सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन ये होता है कि अगर मेरी बात पे एतबार नहीं है तो बना दो फुल बेंच, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो आइन और कानून पे फैसला किया, मेरा फैसला चैलेंज हो ही नहीं सकता। मुझे इतना यकीन है कि मैंने इंसाफ पर फैसला किया है। 10 की बजाय 20 जजेस बिठा दो, लाहौर हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट में ले आओ, बाकी सूबों की भी उसको ले आओ, सब मेरे बात को अपहोल्ड करेंगे तो मैं बना देता हूं। मुझे क्या एतराज है? फुल बेंच इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दिल में खौफ था कि मेरी नाइंसाफी खुल के सामने आ जाएगी, इसलिए फुल कोर्ट नहीं बनाया। तो आपने तो खुद ही अपने फैसलों से बता दिया कि आपके फैसले जानिबदाराना है। हम नहीं कह रहे, आपके अपने फैसले बोल रहे हैं। और फिर हमें कहते हैं कि कंटेम्प्ट लग जाएगी। भाई अकलीती फैसला ना मानने पर किस पर कंटेम्प्ट लगती? अकलीती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, उसको मानना और ना मानना कैसा?
और मैं जब कहती हूँ ये क्या हो गया माइक को जरा देखें, ओ या हो गया। क्या चीफ जस्टिस को सुओ मोटो इनकी ऑडियो लीक्स पे नहीं लेना चाहिए था? अदलिया की सबसे बड़ी तारीख में तौहीन तब हुई जब फवाद चौधरी की ऑडियो सामने आई जिसमें उसने कहा कि कोर्ट के बाहर ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक क्या होता है? ट्रक क्या होता है? और उसके बाद हम नहीं जानते ट्रक क्या होता है, लेकिन ट्रक कोई ऐसी चीज होता है जिसकी बात खुलेआम पब्लिकली नहीं की जाती, उसको किसी कवर में छुपाया जाता है, वो ट्रक होता है। और आपको सुओ मोटो तब लेना चाहिए था जब यास्मीन राशिद की ऑडियो सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट विच साडे बंदे बैठे हुए ने। वो खुलेआम ये बात कर रही है, प्लीज, वो खुलेआम ये बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आप हमारे बंदे बैठे हुए हैं। आपको सुओ मोटो तब लेना चाहिए था जब चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो सामने आई, जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी से मुलाकात के लिए जा रहे थे और जिन्होंने कहा कि मेरा केस जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के आगे लगाओ क्योंकि वो साडा बंदा है। और उसके बाद आपने जब बात की उन ऑडियो लीक्स की, तो आपने इन बातों को टच ही नहीं किया कि ऑडियो लीक्स में कहा क्या जा रहा है। कौम वो इंसाफ देखना चाहती थी। आपको चाहिए था कि उन जजेस को कहते कि स्टेप असाइड करें, जब तक आपके मुकदमात का और संगीन इल्जामात का फैसला नहीं होगा ये कोर्ट आगे नहीं चलेगी। अदलिया की इज्जत जो है वो उसकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से होती है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अदलिया की जो इज्जत है वो धौंस और धमकी से नहीं होती कि कंटेम्प्ट लग जाएगी इसलिए इज्जत करो। अदलिया की जो इज्जत होती है वो इसलिए होती है कि अदलिया के फैसलों में इंसाफ हो। जब साफ और शफाफ फैसले होंगे तो तौहीन नहीं होगी, आपका एहतराम और आपका वकार जो है वो पूरी दुनिया करेगी। तो आईन में लिखा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, हम भी कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, वक्त से पहले नहीं होंगे। और क्योंकि वक्त से पहले किसी की अपॉइंटमेंट सूट करती है, किसी दिमागी मरीज ने कोई फैसला कर दिया है, उस फैसले को पूरा करने के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी सियासी पार्टीज, पूरा मुल्क उसके पीछे चल पड़े, ये नहीं होगा। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ इंतशार है, फितना है, पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है वो फैलाना, जिसका एजेंडा यही है, उसके कहने पर पाकिस्तान की कोई चीज नहीं लेगी, कर लो जो करना है। और आप ये देखो कि उसकी सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना, 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि आरटीएस बिठाना पड़ा, और अब इतनी मकबूलियत है कि अगर ये 3-4 जजेस हटा दो इसके पीछे से तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा इंशाल्लाह। जो मकबूल लोग होते हैं उनको 3-4 जजेस की सहूलतकारी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल फैज की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जनरल बाजवा की जरूरत नहीं पड़ती, उनको साकिब निसार की जरूरत नहीं पड़ती। वो हम लोग इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्शन से नहीं डरते, यहां तक इलेक्ट होकर पहुंचे हैं। फिक्र उसको करनी चाहिए जिसको अगर कोई सिलेक्ट नहीं करेगा तो उसकी सियासत खत्म है। मुस्लिम लीग नून आपके सामने खड़ी है, पूरी तैयारी करेंगे इंतखाबात की, लेकिन इंतखाबात अपने वक्त पे होने चाहिए। और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी एक बहुत अच्छी बात है, इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत अच्छी बात है। आपको अपना नाम उन जजेस में लिखवाना चाहिए जिनका नाम आज भी वो रिटायर हो गए हैं, चाहे वो जस्टिस नासरुल मुल्क हो या नाजिम सदीकी हो, तसद्दुक जिलानी हो या सऊद जमान सदीकी हो, आज भी उनका नाम कोई लेता है तो इज्जत से लेता है। उन जजेस में अपना नाम ना लिखवाएं जो शादियों पे नहीं जाते कि लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, जो मुंह छुपा के घरों में बैठे, उनकी तकलीद ना करें। तो मैं आज आप लोगों के पास आई हूं, मैं वकला का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं राना जफर इकबाल साहब का, रजाक मिर्जा साहब का, सदीक अवान साहब का, दानियाल चौधरी साहब का और आप सबका, तमाम जो
मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब तक पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं हो जाता, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे शाना बशाना मिलकर चलें। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाअल्लाह दोबारा जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नासिर। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वकला कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि अदालतों ने जमहूरियत का रास्ता रोका, नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाकर उनको निकाला गया। कभी किसी अदालत ने आमिर का हिसाब नहीं किया। हमने ताकत और डिक्टेटर के सामने सर नहीं झुकाया। वकला हमारा फ़ख्र हैं। आज आइन के मुहाफ़िज़ों के पास आई हूँ, आज पाकिस्तान बनाने और बचाने वालों के पास आई हूँ।